नए विधेयक आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, आपने जेपीसी में भी भेजा है। 30 दिनों से ज्यादा अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हिरासत में जाता है और उसे पद से हटाया जाएगा। आपने कहा कि क्लॉज जरूर गंभीर होने चाहिए, लेकिन इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, क्या इस सिद्धांत को ये उलट नहीं जाता इससे? देखिए, सीधे सवाल से मुझे नहीं लगता कि आप बिल की स्पिरिट के साथ न्याय कर पाएगी। मैं आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में ये संविधान संशोधन है। इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में हमने किया है। अब सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं, संसद के अंदर चुनी हुई सरकार कोई भी विधेयक लाए या संवैधानिक संशोधन लाए, इसको सदन के सामने रखने में क्या विरोध हो सकता है। जबकि मैंने स्पष्ट कर दिया था कि इसको हम दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपेंगे। वहां आप आपके विचार व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा, जब इस पर मतदान हो तब आप आपका मत व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि ये संवैधानिक संशोधन है तो 2/3 बहुमत चाहिए दोनों सदनों में, जो आपके पास नहीं है या नहीं है वो तो उस वक्त सिद्ध होगा। परंतु उस वक्त आप अपना विचार भी रख सकते हो और वोट भी कर सकते हो। किसी भी सरकार के विधेयक को या संविधान संशोधन को सदन में पेश न होने देना और इस तरह का व्यवहार करना, ये क्या लोकतंत्र में उचित है क्या? देश की पार्लियामेंट के दोनों सदन बहस के लिए है या शोरगुल और हल्ले के लिए है? मुद्दे का विरोध हमने भी देखा है, हमने भी करा है, परंतु बिल को पेश न होने देने की एक प्रकार की मानसिकता मैं नहीं मानता हूं कि ये लोकतांत्रिक है और विपक्ष को देश की जनता के सामने इसका जवाब देना पड़ेगा। उनका जो मैनर ऑफ प्रोटेस्ट है उसके बारे में मैं बाद में पूछूंगी, लेकिन ये जो गंभीर आरोपों का जो दायरा है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि गंभीर आरोप क्या है? स्पष्ट कर सकती है क्या? हाँ, तो वही मैं आपसे तो जरा पूछिए आरोप। तो क्या आरोप हो सकते हैं? कैपिटल मतलब मर्डर, रेप, ऐसे वाले जो नहीं, पहले विपक्ष का इस बिल में विरोध क्या है वो तत्वतः आप बता सकती है क्या? इसका मूल विरोध का कारण जो विपक्ष ने मीडिया को समझाया होगा, हाँ, वो आप हमें बताइए। तो वो तो कह रहे हैं कि आप इस बिल के जरिए आप जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनके पास मैंडेट है और जिनका जनाधार से कनेक्शन है, आप उसको उलट रहे हैं और आप 30 डेज में आप बेल नहीं मिलेगा तो वो हट जाएंगे। और ये तो इट इज लाइक पॉलिटिकल सुसाइड या पॉलिटिकल मर्डर। देखिए, इस देश में आज एनडीए के मुख्यमंत्रियों की संख्या ज्यादा है। प्रधानमंत्री भी एनडीए के हैं, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। तो ये बिल सिर्फ विपक्ष के लिए क्वेश्चन खड़ा नहीं करता, हमारे मुख्यमंत्रियों के लिए भी क्वेश्चन खड़ा करता है। मैंने जो सुना वो कह रहे कि आपके लोगों के सामने एफआईआर नहीं होती है। ये जनता को गुमराह करे। उनको मालूम है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आरोप है तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के माध्यम से कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर करेगी कि इनके खिलाफ एफआईआर करो। अगर ज्यादा ही गंभीर मामले हैं तो कोर्ट मॉनिटर भी करती है। इसमें पक्ष विपक्ष कहां आता है? ये एक सेकंड, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर
फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये जो गंभीर आरोप होते हैं इन लोगों के खिलाफ, वो उनको साबित करने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए इतना वक्त लग जाता है। आप जैसे जो डेमोक्रेसीज हैं, बाकी डेमोक्रेसीज हैं, वहां पे क्या होता है कि वो हट जाते हैं और फिर वापस आते हैं। यहाँ पे तो जेल में डाल देते हैं। देखिए, जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहां चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सिद्धि तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के जन प्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई और तुरंत रिवाइव भी हुई, ऊपर से सजा का स्टे मिलने के बाद। पर इस दौरान उनका राजनीतिक कुछ नहीं होता है ना सर। सत्येंद्र जैन का देख लीजिए, उनके 4 साल कौन लौटाएगा? उनकी जो पॉलिटिकल लाइफ है वो तो खत्म हो गई ना। नहीं, मगर 4 साल तक उनको जमानत नहीं मिला, केस अभी चालू है। हाँ, तो पर उसके बाद सीबीआई का जो रिपोर्ट है वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ना। आप भयंकर भ्रांति में हो। जिस एफआईआर में वो 4 साल जेल में रहे, वो एफआईआर में क्लोजर रिपोर्ट नहीं भरी गई। क्लोजर रिपोर्ट 2022 के केस में भरी गई। जिन 4 केसों में वो जेल में गए थे और लंबे समय तक रहे, वो 4 केसों में सीबीआई ने चार्जशीट किया है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। मगर आप पार्टी के प्रोपेगेंडा का आप शिकार हो। सत्येंद्र जैन जी को जिस केसों में लंबा समय जेल में रहना पड़ा, वो सारे के सारे केसों में चार्जशीट हुआ है और वो ट्रायल फेस कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जो थे, उनका भी ऐसे ही हुआ था, बेल मिला और फिर उसके बाद वो वापस आ गए। क्या यही होने वाला है हर नॉन बीजेपी चीफ मिनिस्टर के साथ? तो आप मुझे एक बात का सवाल जवाब दीजिए। नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव
डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे, ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हो। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। एक जमाने में कांग्रेस 39वां संविधान, प्रधानमंत्री ने डाला है, पहले नहीं थे क्या प्रधानमंत्री? ना, पहले तो प्रोविजन ही नहीं था। तो जब कानून ड्राफ्ट हो रहा था तो उन्होंने खुद डाला अपना? हाँ, खुद डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना पड़ेगा। पर इससे एक एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर कह लीजिए, जो भी एक अधिकारी को नहीं मिल जाता कि प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सीनियर हो जाता है वो? जी, आप ऐसे बात करिए जिसमें जैसे इस देश में कोई कोर्ट ही नहीं है। पर कोर्ट में डिलेज होते हैं ना सर? ये कानून आने के बाद नहीं होंगे, क्योंकि कोर्ट को तुरंत इंटरवीन करना पड़ेगा। किसी चुने हुए प्रतिनिधि को खारिज करने का प्रावधान हुआ है। मैं तो उल्टा कहता हूं, इससे यस और नो जो होना है वो जल्दी हो जाएगा। तो प्रेशर कोर्ट्स पे होगा डिक्लेयर करने के लिए? प्रेशर होगा ये कहना ठीक नहीं है। हाँ। मगर हमारी कोर्ट भी, पर उसे सुनिए ना, हमारी कोर्ट भी कानून की गंभीरता को समझती है। जब 30 दिन के बाद पद छोड़ना है तो वो उसके पहले इसका फैसला करेगी कि बेल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हाईकोर्ट में जब केस गया कि श्री केजरीवाल जेल में है, तब उनको वहां से इस्तीफा देने चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ। हाईकोर्ट ने कहा कि हम सैद्धांतिक रूप से मानते हैं कि इनको छोड़ देना चाहिए मॉरल ग्राउंड पर, परंतु अभी के कानून में कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, अब कानून में प्रावधान हो गया। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है, देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि इस देश में कोई भी मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जेल में रहकर सरकार नहीं चला सकते। पहले भी कई लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा दिया है। लाल कृष्ण अडवाणी जी ने दिया था, येदुरप्पा जी ने दिया था, ईश्वरप्पा जी ने दिया था, जॉर्ज फर्नांडिस जी ने दिया था। कई सारे लोगों ने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफे दिए हैं। कोई जेल में जाकर सरकार नहीं चलाई। इवन हेमंत सोरेन ने दिया था रिसेंट पास्ट में। जब वो छूट कर आए तो फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब इसका हमने कानूनी प्रोविजन किया है, क्योंकि जब पहले कानून बने होंगे, संविधान बना होगा, तब संविधान निर्माताओं ने ऐसी निर्लज्जता का कल्पना नहीं करा होगा कि कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाएगा और अंदर से मुख्यमंत्री बना रहेगा।
खैर अब ऐसी घटनाएं हुई है रिसेंट पास्ट में, तो हमें हमारी नैतिक मूल्यों के स्तर को गिरने नहीं देना चाहिए। एक कानून नैतिक स्तर के मूल्यों को एक आधार देगा और इससे हमारा लोकतंत्र निश्चित रूप से मजबूत होगा। गृहमंत्री जी, विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो इस तरह के जो सिचुएशन बनाएगी या फिर कोर्ट पर दबाव डालेगी कि 30 दिन में जमानत नहीं मिलेगा। अगर 30 दिन में जमानत नहीं मिल जाता तो फिर द एंटायर थिंग फॉल्स थ्रू। देखिए, ये उनका पद से चिपक रहने के लिए एक अलग प्रकार से बनाया हुआ खूबसूरत आर्ग्यूमेंट है। मैं मानता हूं हमारी कोर्ट्स संवेदनशील है और जब किसी का पद जाता है तो निश्चित रूप से कोर्ट समय मर्यादा में उनकी जमानत के फैसले करेंगे, जो भी होगा उसका। मैं विपक्ष के लिए नहीं लिखा, पक्ष विपक्ष जो भी होगा इसकी जमानत के फैसले तुरंत ही करने की पद्धति भी डेवलप होगी, ऐसा मेरा स्पष्ट मानना है। वो तो कहते हैं कि पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जो पुलिसिंग है, वो सब सेंट्रल के कमांड में आ जाता है। पूरी चीज में से आपकी सरकार नहीं, है तो फिर पूरी चीज में से कोर्ट को बाहर ही रख रही हो। तो कोर्ट जाने से पहले इन्वेस्टिगेशन भी तो होगा ना। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस के हाथ में मैं समझ गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, गलत हुआ, मान लीजिए आरोप भी मान लीजिए, अरेस्ट भी गलत हुई, तो 30 दिन में कोर्ट कहेगा अरेस्ट गलत है। और वेंडेटा की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनको शोभा नहीं देता जी। पर ये फिर वही पॉलिटिक्स की बात हो गई ना, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इतने सारे राज्य हैं जहां पर बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स हैं, लेकिन वो तो टारगेट में नहीं होंगे। वो तो कह रहे हैं कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के चीफ मिनिस्टर्स को आप टारगेट बनाएंगे, खासकर ये जो इंडिया अलायंस के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं। देखिए, मैं अभी भी कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित जो राज्य हैं वहाँ कोई भी करप्शन या हमारे मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ केस है, उनका आरोप मान लीजिए, मानने के लिए ये फर्जी आरोप है, मगर एक सेकंड के लिए मान लीजिए कि कानून का काम नहीं करेगा, तो कोई भी व्यक्ति कोर्ट के सामने जा सकता है और कह सकता है कि इनके सामने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दीजिए। और जब उनकी सरकार थी और वो ऐसा करते थे, तब बहुत सारी जांच कोर्ट के आदेशों से शुरू हुई है। यूपीए 2 में कम से कम 12 केस में गिना सकता हूं जहां कोर्ट के ऑर्डर से सीबीआई की जांच हुई है और सारे लोग फंसे हैं। पर वो उस टाइम तो उनकी सरकार थी, अभी आपकी सरकार है। वो कह रहे हैं कि चाहे डीएमके हो या आम आदमी पार्टी हो, आप सबके नेताओं को आप जेल में डाल देंगे। ऐसे नहीं हो सकता है, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट तुरंत इंटरवीन करेगी अगर इसके अंदर एफआईआर के अंदर या अरेस्ट के अंदर तत्व नहीं है तो अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी देते हैं कि इस प्रावधान के अनुसार अगर उन्हें जमानत 30 दिन के भीतर ना मिलती तो वो भी वहीं पे पड़े रहते, जेल में पड़े रहते, और उनको फिर वो चीफ मिनिस्टर पद से भी हटा दिया। जमानत उनको एक कानून आया ही नहीं था, फिर भी मिल गई थी। हाँ, मगर इतना जरूर होता, अगर ये कानून होता तो उनको इस्तीफा दे देना पड़ता। वो जो मैं मानता हूं कि देना चाहिए। बाहर निकलकर जब पब्लिक विरोध करने लगी तो उन्होंने दे भी दिया, मॉरल ग्राउंड पर ही दिया। अब कानूनन देना पड़ेगा, इतनी ही बात है। तो चुनाव फेस करने के पहले उन्होंने मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देकर आतिशी जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री, क्योंकि जैसे ही घूमने लगे पब्लिक ने सवाल करे। आपने कहा कि आप जीपीसी में भेजने वाले हैं, लेकिन ऑपोजिशन जो कह रहे हैं, जैसे टीएमसी जो फोर फ्रंट पे है ऑपोजिशन में, इसमें इस मामले में वो कह रहे हैं कि वो जेपीसी का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, वो बॉयकॉट कर देंगे। फिर क्या होगा? नहीं, क्या होगा तो हम क्या कर सकते हैं? तो फिर वो कानून ले आएंगे फिर। तो उनको कौन ना बोल रहा है कि आप मत बनो, क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि आप बनिए। आप अगर पार्लियामेंट चलाने के जो नियम बने हैं वो नियम को भी स्वीकार नहीं करोगे और आप कहोगे कि हमारी इच्छा है वही फाइनल हो, भले हम विपक्ष में हैं, ऐसे नहीं हो सकता। सरकार उनको मौका दे सकती है, अगर वो मौके का स्वीकार नहीं करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो रिसीविंग एंड पर हैं, क्योंकि वो रिसीविंग एंड पे हैं आप। निश्चित रूप से अगर जेपीसी बनाने का निर्णय होने के बाद भी वो जेपीसी का बहिष्कार करते हैं
तो सरकार के पास विकल्प क्योंकि क्या वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ उनका स्टैंप चाहते हैं, ये तो संविधान की हत्या है ये बिल। ऐसा नहीं है। जेपीसी में अनेक साक्ष्य बुलाए जाते हैं, सार्वजनिक जीवन के भी बुलाए जाएंगे। आप एप्लीकेशन करोगी तो आपको भी बुलाएंगे, आपका रिकॉर्ड होता है, और वो सारे दलीलों का, साक्ष्यों के दलील का काट कर कर रिपोर्ट तैयार होता है, और वो रिपोर्ट के आधार पर बिल को बदला जाता है। तो पूरी पार्लियामेंट की संवैधानिक प्रक्रिया को ही सिरे से खारिज कर दें। फिर तो आप ऐसे भी कह सकते हो कोई भी कानून हम पास नहीं होने देंगे, हम विरोध करेंगे। कि महत्वपूर्ण बिल है, सभी पार्टियों के सदस्यों की राय पार्टी से कंसल्ट कर कर एक कंसीडर्ड राय जेपीसी के सामने आनी चाहिए। और अगर जेपीसी नहीं आता, अगर वो बहिष्कार करते हैं, तब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, जेपीसी अपना काम करेगी। तो कैसे काम करेगी? अगर बहिष्कार कर रहे हैं तो फिर तो पूरे ऑपोजिशन के बगैर तो मौजूदा लोग काम करेंगे। कल को आप अगर ऑपोजिशन अभी से लेकर 4 साल तक कोई काम में सहयोग नहीं होता है, देता है, तो देश नहीं चलेगा क्या? स्मिता जी, ऐसे नहीं चलता है। हम इतना ही कर सकते हैं कि उनको बोलने का मौका दे, उनको बात रखने का मौका दे। अगर वो अपनी बात रखना ही नहीं चाहते हैं, अगर बोलना ही नहीं चाहते हैं, तो देश की जनता भी तो देख रही है ना चीजों को। विपक्ष का यही कहना है कि आप हमेशा कह रहे हैं, इस बिल को लेकर कह रहे हैं कि जुडिशरी डिसाइड करेगा, जुडिशरी। लेकिन जुडिशरी में सारे केसेस इतनी लंबे तौर पर विलंबित होती हैं, नहीं चलते हैं। और एक सेकंड, जुडिशरी में बिल के केस कभी भी, मेरे अलावे किसी भी बिल का केस सुप्रीम कोर्ट में 5 दिन से ज्यादा नहीं चला है। पर ये इरिवर्सिबल हो गया ना, ये जो केसेस हो जाते हैं, अगर उनको पद छोड़ना पड़े तो ये इरिवर्सिबल हो ना, जमानत मिलने के बाद वो फिर से ले सकते हैं। हमारा इतना ही है कि जमानत नहीं होती तब तक आप जेल से सरकार नहीं चला सकते। तो चलो, जमानत मिलने में 30 की जगह 40 दिन हुआ, तो 40 दिन के बाद आप शपथ ले सकते हो। इसमें कोई जुडिशियल प्रोविजंस हैं क्या इस बिल में कि थोड़ा बहुत एटलीस्ट सुरक्षित महसूस करे? एक यही सबसे बड़ा सुरक्षित महसूस करने का कारण है कि 30 दिन के बाद अगर आप इस्तीफा देते हो, उसके बाद में आपको जमानत मिलती है, जब चार्जशीट हो जाए वगैरह वगैरह, और जमानत अगर मिलती है तो आप शपथ ले सकते हो। इससे असुरक्षित होने का कोई भाव रखने का लोगों के कारण नहीं। नजरिए में आप ऑलरेडी गिल्टी साबित हो गए ना, अगर आपको इस्तीफा देना है, फिर से इलेक्शन लड़ना है। ऐसा है, इसके पहले कितने स्टेज आते हैं पहले आप जान लीजिए। सबसे पहले एफआईआर होती है, और सीबीआई है तो पीई होती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, एफआईआर होती है। एफआईआर पर आप स्टे ले सकते हो। हाँ। उसके बाद में आपकी पूछताछ होती है, इस पर भी स्टे ले सकते हो। इसके बाद में आपका समन निकलता है, उसके बारे में भी आप स्टे ले सकते हो, और अरेस्ट पर भी स्टे लेते हो, और अरेस्ट होती है तो फिर जमानत के लिए अप्लाई भी कर सकते हो। ये 5 स्टेज आते हैं, रातों रात कुछ नहीं होता। मगर करप्शन में अगर आकंठ आप डूबे हुए हैं तो फिर तो अरेस्ट भी होगी, जेल में भी जाना पड़ेगा, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। फिर भी अगर बाद में जमानत होती है तो आप फिर से शपथ ले लो भाई। मगर एक बात आप मुझे ये बताइए, क्या एज अ सीनियर जर्नलिस्ट आप इस चीज को ठीक मानती है? क्योंकि अभी तो नरेंद्र मोदी जी है तो ऐसा सवाल ही नहीं है, परंतु कभी भी देश का प्रधानमंत्री जेल में जाए तो जेल से देश का प्रधानमंत्री सरकार चलाए, वो ठीक मानती है क्या आप? देश का मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए, वो ठीक मानते हैं क्या आप? क्या इस देश में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पद पर बैठा है इसके अलावा देश चलेगा ही नहीं? भाई, आपके दल का बहुमत है, आपके दल का कोई अलग व्यक्ति आकर शासन चलाएगा। जब आपका बेल हो जाए आप जरूर चले जाइए वहां पर। मगर हमने कोई एक लेवल रखना है। फिर तो 2 साल के बाद सदस्यता भी क्यों जानी है? क्योंकि ऊपर अपील का अधिकार है, वो निर्दोष छूट सकते हैं। क्यों जानी चाहिए 2 साल? और वो कांग्रेस के समय में प्रावधान हुआ है कि अगर 2 साल से ज्यादा सेशन कोर्ट्स में जेल होती है
2 साल से ज्यादा समय के लिए कैद का ऑर्डर होता है तो आपकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। गृहमंत्री जी, मॉनसून सेशन में हमने देखा कि विपक्ष ने आप पर भी आरोप किया कि आप भी जेल गए थे, आप पे भी आरोप हुआ था। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, आपने कहा कि मुझे नैतिकता के बारे में कांग्रेस से नहीं सीखना, उस बारे में आप बताएंगे हमें कुछ? जरूर बताऊंगा। मैंने इसलिए कहा था कि मेरे पे आरोप लगा और जैसे ही मुझे समन आया, अरेस्ट छोड़ दीजिए, सीबीआई ने मुझे समन किया, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दे दिया था। अरेस्ट तो मेरी बाद में हुई। जैसे ही सीबीआई ने मुझे समन किया था, मैंने दूसरे ही दिन इस्तीफा दिया था और केस चला और केस में जजमेंट भी आया कि ये पॉलिटिकल वेंडेटे का केस था और मैं पूर्णतया निर्दोष हूं। पर वो तो बाद में आया एक था सेकंड, ना? 2016। एक सेकंड सुनिए ना। हाँ। एक सेकंड, वो जजमेंट बाद में आया। बेल मेरी पहले हो गई हाँ। थी, बेल मेरी पहले हो गई जी। थी और वो जजमेंट ऐसा आया कि कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है, कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था और मुझे बेल मिल गया था 96वें दिन पर। फिर भी मैंने फिर से शपथ लेकर गृह मंत्री नहीं बना था। इतना ही नहीं, जब तक मैं कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है? इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा। और ये कल्पना ही मैं तो, मेरी पार्टी और मैं दोनों सिरे से खारिज करते हैं कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? अमित शाह जी, आप बार बार जुडिशरी का हवाला देते हैं, लेकिन उस वक्त भी जस्टिस आफ्ताब आलम आपके घर आए थे आपसे सिग्नेचर लेने के लिए कि आप गुजरात से बाहर चले जाएंगे। ना, ऐसा नहीं हुआ है। आफ्ताब आलम साहब कभी मेरे घर पे आए नहीं है, ऐसी जरूरत भी नहीं पड़ी है। इन्होंने यहाँ रविवार के दिन स्पेशल कोर्ट बिठाकर मेरी बेल एप्लीकेशन को सुना और रिजेक्ट किया? ना, रिजेक्ट नहीं किया। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। वो मैंने स्टेटमेंट किया है। 2 साल आप बाहर रहे? हाँ, 2 साल में बाहर रहा, निश्चित रूप से बाहर रहा, क्योंकि 2 साल भारत के इतिहास में कभी भी किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली, ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली है। आपने उस वक्त पहले भी जिक्र किया था अडवाणी जी के ऊपर कि उन्होंने भी इस्तीफा दिया था। जी, कहा था अडवाणी जी ने इस्तीफा दिया था, ढेर सारे हमारे कार्यकर्ता, मदन लाल खुराना वगैरह सारे, सभी ने दिया था। कि जब तक, अरे अभी हेमंत सोरेन जी ने दिया था। अब ये तो एक नया संस्कृति आया अभी विगत 2 साल पहले ऐसा केस ही नहीं था कोई। सभी लोगों पर आरोप लगते थे, सब लोग इस्तीफा दे देते थे, बरी होकर राजनीति शुरू करते थे। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं। और अगर इस तरह से इस समाज जीवन का, नैतिकता का स्तर आप राजनीति का और समाज जीवन का नीचे ले जा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। और अगर मैं अब पूछता हूं, आप मुझे पूछ रही हैं, तो लालू जी के वो ऑर्डिनेंस फाड़ने का, लालू जी के बचाने के लिए जो ऑर्डिनेंस मनमोहन सिंह लाए थे, वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था?
अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहने चाहिए। तो क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं आरजेडी के लिए? नहीं, मुझे कहने की कहां जरूरत है। उनके 2 चीजों को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैंने तो आज पूछ लिया, आप इनका इंटरव्यू कर कर पूछ लो उनको। तो आपकी जो एनडीए के जो पार्टीज हैं, क्या वो सब सहमत है इस जी सर, बिल को लेकर? सब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, सब सहमत है। सब आप पर इस मॉनसून सेशन में वो इतने आगे तो नहीं आए आपको डिफेंड करने के लिए, आप अकेले नजर आए। नहीं, आगे आने का मौका ही नहीं आया, बहस ही नहीं होने दी। जब जेपीसी होगी, जब बहस होगी और फिर पार्लियामेंट में बहस होगी तो सभी दल अपना अपना पक्ष रखेंगे। फिर आप पर पर्सनल अटैक हुआ, माइक हाथ में पकड़ा। देखिए, पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है कि ये पद्धति ठीक है क्या। इस बिल पर जब तय था कि बिल अभी पारित नहीं होना है, जेपीसी में जाना है, मैंने बीच में ही खड़े होकर इसकी घोषणा कर दी थी, तो विपक्ष इस बिल पर अपना विचार रख सकता था या नहीं रख सकता, मुझे जवाब देना पड़ता। फिर तो बिल जाता जेपीसी में, उस दिन पास नहीं होना था। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बिल को सरकार ने तय किया है कि ये जेपीसी में जाएगा, दोनों सदन का जेपीसी बनेगा, 21 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, 31 सदस्य प्रोरेटा सभी दलों से आएंगे। क्या ये बिल पास हो जाएगा? मुझे तो विश्वास है हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी में ही और विपक्ष में ही कई लोग ऐसे निकलेंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मोरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। और कब तक, कोई सीमा है, टाइम फ्रेम है? ये जेपीसी के अध्यक्ष जो बनेंगे उस पर निर्भर होगा। वो जब चर्चा समाप्त करेंगे तुरंत हम तो अगले सप्ताह में ले आएंगे। ऑपोजिशन कहती है कि जो पार्लियामेंट के अंदर सीआईएसएफ को लगाया गया है, इसकी वजह से लेजिटिमेट प्रोटेस्ट नहीं हो पा रहे और वो फोर्सिबली लोगों को बाहर किया जाता है जब प्रोटेस्ट करते हैं तो वेल ऑफ द हाउस से। पहली एक बात की स्पष्टता आप समझ लीजिए, पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फोर्स पार्लियामेंट की और गृह के अंदर सदन की सुरक्षा में वो स्पीकर के अधीन होती है। इसमें फोर्स का महत्व नहीं होता है। पहले भी दिल्ली पुलिस के जवान थे, अब सीआईएसएफ मार्शल्स थे ना पहले। तो वही मार्शल्स होते, आज भी मार्शल्स ही है। वो जैसे ही संसद की सुरक्षा विंग में आते हैं वो सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस के जवान नहीं रहते, वो मार्शल माने जाते हैं और वो स्पीकर के तहत होते हैं। मार्शल सदन के अंदर तभी प्रवेश करते हैं जब स्पीकर उनको ऑर्डर करे। एक बात, ये जो बदलाव हुआ है वो एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे किया था, कलर स्प्रे किया था। उस वक्त लोकसभा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई और वो कमेटी में गृह सचिव भी थे, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल थे और कई लोग थे। उन्होंने मिलकर ये तय किया कि किसी ने किसी एक सीएपीएफ ने स्पेशल संसद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग किया हुआ एक दस्ता बनाया जाए, जो दस्ता संसद सभ्यों की गरिमा, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग की गरिमा और संसद की सुरक्षा तीनों का समायोजन कर कर काम कर पाए। और तब यह तय हुआ कि सीआईएसएफ के अंदर पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल दस्ता बनाया जाएगा। जो पहले दिल्ली पुलिस के लोग मार्शल के रूप में आते थे, उसी तरह से मार्शल के रूप में सभापति और स्पीकर के अंतर्गत काम करेंगे। पर ये एक सेकंड, वो संसद की बाहरी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करते हैं और आंतरिक मार्शल का काम भी वो करते हैं, क्योंकि संसद के अंदर हथियार ले जाने की अनुमति किसी भी सुरक्षा कर्मी को नहीं है। पर ये पैरामिलिट्री हो जाता है ना ट्रेनिंग उनकी। दिल्ली पुलिस क्या होता है, वो भी पुलिस होता है, वो भी मेरे ही अंडर आता है। इनको बहाना चाहिए,
और वो एक प्रकार की भ्रांति जनता में खड़ी करना चाहते हैं, मगर वो निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता से सीधा इंटरेक्शन उनसे कई गुना ज्यादा हमारा है। हम जनता से बात करते हैं, ऐसे ही आकर यहां नहीं बैठ गए हैं। मगर 3 चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, वो सामान्य विचार विवेक जो होता है वो गवा बैठा है। पर वो राहुल गांधी कहते हैं कि लोगों के बीच तो वो जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के बीच जाते हैं, खेतों में वो चाह रहे हैं, आप लोग तो नहीं जाते हैं। ऐसा है कि मैनेज कर कार्यक्रम करना और जनसंपर्क करना, दोनों के बीच में बड़ा फर्क है। जब बिल्स की बात हो रही है और पारदर्शिता की बात हो रही है, तो मैं वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पर आऊंगी, पर उससे पहले पूछूंगी कि धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था। उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन के लिए? मुझे लगता है ANI ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का धनखड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना चाहिए। जो एनडीए के जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, कहा जाता है कि आपने उन्हें इसलिए पिक किया क्योंकि बीजेपी जो है अब तमिलनाडु में अपना खाता खोलना चाहती है, इसलिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम पहले भी तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं, हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर रहे, और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। तो कई सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनका चुनाव ये भी है कि वो आरएसएस के साथ उनका कनेक्शन है, इसीलिए। ये तो ढेर सारे लोग, प्रधानमंत्री जी स्वयं का आरएसएस के साथ कनेक्शन है। धनखड़ जी का नहीं। अरे सुनिए ना, मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से है। आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? आप बताइए। जरा भी नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, श्री अडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड थे, मोदी जी भी है, मैं भी हूं, राधाकृष्णन जी भी है। और जो इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट है, उनके बारे में आपने कहा कि उन्होंने एक समय था जब उन्होंने नक्सल मेरे कहने से क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है। सलवा जुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था, क्योंकि जो आदिवासी थे, जो बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, जिनके यहाँ रोड नहीं पहुंचता था, इससे परेशान थे, जिनके यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, वो परेशान थे। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवा जुडम बनाया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। और इसके बाद जो स्कूल तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण, वो स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे, रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। ये दोनों जजमेंट, इसका जवाब श्री सुदर्शन रेड्डी से ज्यादा
राहुल गांधी ने देना चाहिए। कि उन्होंने क्यों पिक किया? जी, मैं तो मानता हूं यही क्राइटेरिया रहा होगा। नक्सल को सपोर्ट करने के लिए? नहीं, वामपंथी विचारधारा, और इसलिए ये जजमेंट से निश्चित रूप से नक्सल प्रोटेक्ट हुए हैं। तो क्या वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन भी अब इट विल बी पोलराइजिंग फैक्टर? पहले भी नहीं होता। पोलराइजेशन क्या है? जब आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि और पोलराइजेशन अगर होगा भी तो किस मुद्दे पर होगा? देश की सुरक्षा के मुद्दे पर होगा। मैं मानता हूं देश की सुरक्षा पर सांसदों ने विचार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।